अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। Good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. So, I've heard कि कहीं बारिश भी हो रही है और हमें पता भी नहीं चला, मतलब कि हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही? हमें पता भी कैसे चले हुमा, क्योंकि कराची में आज से एक्सपेक्टेड है कि आने वाले चंद रोज दर्जा हरारत ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मतलब रहेगा। हीट वेव की वार्निंग हमें आ चुकी है इस हफ्ते के लिए। हीट वेव की वार्निंग कराची वालों के लिए आ चुकी है। वेयरएज़ जो मैं बारिश की बात कर रही हूँ तो सुना है जी सुबह से, बल्कि कल रात से ही इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और मौसम बहुत बेहतर हो चुका है। और ना सिर्फ बारिश हो रही है, मैं आपके जख्मों पे थोड़ा और नमक छिड़कता हूँ। वहाँ पे ओले भी पड़े हैं, यालाबारी भी हुई है। और आपको पता ही है कि कराची में गर्मी पड़ती है तो बस गर्मी पड़ती चली जाती है, लेकिन एज ऑपोजिट टू कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्क के किसी भी और एज इन सर्टन पार्ट के अलावा किसी भी और हिस्से में अगर एक स्पेल शदीद गर्मी का पड़ जाए ना। अब्दुल्ला प्लीज खामोशी, एक मिनट, जरा ये आवाज़ बारिश की आवाज़, मज़ा आ रहा है सुन के। वैसे तो वहाँ पे शदीद हब्स के बाद बारिश हो जाती है और बादल बरस पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता। खैर, बहुत सारी बातें हैं जो आज हमने करनी है। और wanted to start the show with something good for us, मतलब जिनको अच्छी लग रही है बारिश, जिनके सर पे हो रही है, बड़े वो खुश होंगे, लेकिन हमारे लिए कोई रिस्पीट नहीं है। सो पता है नौबत क्या आ जाती है, कभी कभी इतना अरसा हो जाता है यहाँ पे कभी बारिश हुए हुए कि आप कभी सुकून से अपने कमरे में बैठे हो, मैं तो मोबाइल पे वो बारिश की साउंड नहीं होती, साउंड पता है उससे जो तसल्ली और जो दिल को एक वो सुकून, आंखें बंद कर लो ना थोड़ी देर के लिए, यू कैन बी, थोड़ी देर के लिए वैसे यू कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू अ प्लेस जहाँ कोई अच्छा मौसम और बारिश हो रही हो, लेकिन फिर वो एवरीडे रियलिटी आ जाती है। वैसे आज सुबह जब घर से निकले ना तो कुछ ऐसा बादल बीच में आया हुआ था जिससे कुछ ओवरकास्ट टाइप फीलिंग हो रही है। ख्याल है आपके अमाल अच्छे हैं तो आपके ऊपर जरा साया कर रहा था, मुझे तो शदीद गर्मी में मतलब उसमें तो नो डाउट कि मेरे अमाल अच्छे हैं ऑफ कोर्स, बट और लोगों ने भी कहा कि थोड़ी देर के लिए वो एक क्लाउड कवर आया था, लेकिन नाउ इट्स अच्छा जी। हमने क्रिकेट की बात भी करनी है और भी बहुत सी बातें करनी है। क्रिकेट की बस इतनी सी बात कर रहे हैं कि हमारे लड़के जो है ना बड़ा ज़बरदस्त काउंटी क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं और प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है शान मसूद को। कल परसों हमने अब्बास की बात की थी। सो गुड गोइंग गाइस। इसके अलावा ओमिक्रॉन का पता नहीं 2 पॉइंट क्या है, नहीं मैं बताती हूँ, एक से मेरे सामने है ऐसी टेंशन वाली बातें मेरे पास हमेशा होती हैं। तो ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट, जिसका एक पहला केस जो पाकिस्तान में वो डिटेक्ट भी हो गया है। अब आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ व्हाट इट रियली इट मींस कि, लेकिन ये एक और वेरिएंट जो है वो है। और साथ साथ ही आपको पता है कि वैसे तो सारे SOPs ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिए गए हैं। मतलब नाउ इट इज़ रियली अप टू यू कि आप खुद ही समझ जाएं कि जब बहुत रश एरिया में जा रहे हैं तो अपना मास्क वगैरह पहन लें, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट अब एज सच रही नहीं है। बट नाउ वी हैव अनदर हम जरा इस पे भी टेंशन हो जाती है ना, पता नहीं इस पे वैक्सीन काम करती है नहीं करती है, आई होप करती ही हो। खैर, इन केस यू हैव मिस्ड योर सेकंड शॉट या फिर अगर आपने अभी तक बूस्टर नहीं लगवाया है तो आप प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराइए, क्योंकि एक और वेरिएंट आ गया है। जिन्होंने लगवाया ही नहीं है वो अब आई डोंट नो। टर्की में शूट हुआ मैं गालिबन, ये कहाँ हुआ है? It looks, the video looks great. Bilal, mashallah, he's evergreen as well. And so talented, so very talented. बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा जी, अभी हम जरा गवर्नर साहब का कर लें। मैं क्या खैमा तो नहीं लगाया उन्होंने अब तक गवर्नर हाउस में? मैंने नहीं जाना और मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। उनको कुछ इसी किस्म की कुछ आइडियाज आ रहे हैं, बचपन में करते थे। कभी कोई हम छोटे बहन भाई हमारे जो है ना, कभी किसी जगह से हिलने से इनकार कर दें तो हम उन्हें डंडा डोली करके उठा के, एक भाई ने ऊपर से हाथ पकड़े होते थे और एक ने पैर पकड़े होते थे और उठा के फिर अम्मी कहती थी इसे बेड पे डाल के आओ। हाँ, मतलब अभी तक वैसे नौबत वहाँ तक शायद नहीं आई, होपफुली खुद ही मान जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन आपको डिटेल देना ज़रूरी है। आपको बता दें कि आखिरकार गवर्नर पंजाब जो हैं वो ओहदे से फ़ारग हो चुके हैं और गवर्नर हाउस दाखिले पर पाबंदी उनकी लग गई है। और आपको ये भी बता दें कि इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ में जारी सियासी लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आ गई है। अहम कौमी इदारे भी इमरान खान के निशाने पर, हुकूमत कानूनी कार्रवाई की धमकियों तक महदूद है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की जो है सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के ओहदे के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाज़ाब्ता और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी कैबिनेट तैमूर तजम्मुल के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ओहदे से हटाया गया। गवर्नर पंजाब से सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है। उमर सरफराज चीमा को आज से गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जी, जवाब मिल गया, तो आज से उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मुकाम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस्लामाबाद का सियासी महाज भी बहुत गर्म है। आपको बता दें, इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमत पर
हमले जारी हैं। PTI सियासी मुखालफिन पर गद्दारी, साजिश से लेकर कत्ल जैसे इल्ज़ामात जो हैं वो भी आपको बता दें कि लग रहे हैं और इदारों को भी निशाने पर रखा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान मुल्क को शाम और लिबिया बनाना चाहते हैं। बड़ी स्टेटमेंट है, सुने ज़रा। कल जो इमरान नियाज़ी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में और सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज़्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। यह मैंने कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। और स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस दौरान कार्रवाई के दौरान इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए इसे कौमी मफाद के खिलाफ करार दिया। ब्रीफली सुन लें उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान के कौमी अदारों, सलामती के जो हमारी कौमी अदारे हैं, उन पर कोई भी रकीक हमला, उनको कमज़ोर करने की कोशिश, उनको किसी तौर पर भी जो है वो एक ऐसे अंदाज से उनके बारे में बात करना छुपे हुए लफ्ज़ों में या खुले हुए लफ्ज़ों में, मैं समझता हूँ कि कौमी मफाद और पाकिस्तान के मफाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जो शख्स भी ये बात करता है वो कौमी मफाद की मनफी करता है और उसकी नफ़ी करता है। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि ईवान और उसके बाहर हुकूमती अरकान बड़ी बड़ी तकरीरें तो करते ही रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। अलबत्ता कल हुकूमत ने कौमी असम्बली में करारदाद जो है वो मंजूर करके इमरान खान को भरपूर जवाब दिया है और ख़ुद चेयरमैन PTI भी अपने बयान की वजाहतें जो हैं वो भी देने पर मजबूर हो गए। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा। ये हैं गद्दार इस मुल्क के, ये हैं मीर जाफर और मीर सादिक, और ये आज शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठ है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहते जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा वहाँ सही माने में कि मैं कितनी तौहीन की और तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक हो इस मुल्क के। तो ये असल हैं और जिनका इससे पहले तकरीर में तस्करा कर रहे थे, पता नहीं वो असली हैं या वो नकली हैं। लेकिन इमरान खान साहब, इसमें झूठ या सच की तो क्या ही बात है। आपकी तकरीर ऑन रिकॉर्ड है जिसमें आपने ये कहा मीर जाफर मीर सादिक का हवाला देते हुए, अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में से सिपा सालार तो कोई भी नहीं है, कमांडर इन चीफ की कोई नहीं है। अब एक और वजाहत आएगी ना, ये भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली हम सोच रहे थे कि गवर्नर साहब जो हैं वो गवर्नर हाउस में है कि नहीं है, ये आपका था ना। मेरा था, ये क्यूरियोसिटी है कि नहीं, क्यूरियोसिटी है। तो हमारे उनको पाबंदी तो लगा दी गई है उनके दाखिले पे, क्या पता वो अंदर ही हो, तो उन्हें निकालेंगे कैसे फिर। कितनी मुश्किल में डाल दिया अब्दुल्ला ने। जीशान बख्श हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वही हैं, पूछ लें उनसे। अच्छा जीशान, बताइए अब ये है कि जनाब आज से उनके दाखिले पे पाबंदी है, तो वो रात से यहीं तो नहीं क़याम पजीर के उन्हें निकालना भी एक चैलेंज बन जाए? नहीं है, गवर्नर साहब उम्र फराज चीमा और इस दिन ना तो उन्होंने गवर्नर हाउस में रिहाइश रखी, ना ही उनसे जो पहले गवर्नर थे चौधरी मोहम्मद सरवर, उन्होंने रखी। ये लोग गवर्नर हाउस को सिर्फ बतौर ऑफिस के इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि गवर्नर पर उमर सरफराज चीमा, जिनको गुज़िश्ता शब हटा दिया गया इस ओहदे से, वो इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब ये वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन आया उसके बाद हमारी जो उनसे बात हुई रात गए, तो उन्होंने इस चीज की वजाहत की कि उन्होंने आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के लिए उनको बुलाया है और उसके में वो फैसला करेंगे अपने आइंदा के लाहे अमल का। ताहम उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान के सिपाही हैं और जो भी उनका फैसला होगा उससे वो आगाह करेंगे और हुकूमती फैसला है प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से हुआ है, उसकी उन्होंने
दो टोक अल्फाज में मजम्मत की और उनका कहना है कि रात के अंधेरे में इस किस्म के फैसले ये तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन अवाम ऐसे फैसलों को तस्लीम नहीं करेगी। यकीनी तौर पर जो हालात हैं वो तसादुम की तरफ जा सकते हैं। अगर अच्छा, कोई ऐसा इरादा तो नहीं है ज़ीशान कि वो आज आने की कोशिश करें या अपने कारकुनों को बुलाने की कोशिश करें, कुछ इस किस्म की खबर या तो फिर नहीं अब वो खैर पीसफुली तो नहीं जाने वाले, तो क्या प्लान आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है? तो ज़ीशान से भी ना हमारा राब्ता जरा डिस्टर्ब जिस तरफ अब्दुल्ला आप निशानदही कर रहे हैं वो भी बात ज़ीशान दोबारा कॉल करते हैं आपको प्लीज, या आप इधर उधर जरा बाहर निकलें आप कहीं आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। गवर्नर हाउस में तो नहीं चले गए क्योंकि आवाज कोई नहीं आ रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है। जरा अब बोलें ज़ीशान प्लीज। हम जरा दोबारा कॉल मिलाते हैं। पता है क्या, अब देखना ही है, शहबाज गिल और फवाद चौधरी तो आपको पता ही है मैदान में, और उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि इतनी जल्दी खुशी ना मना। वैसे आई वंडर इनके 10 दिन पूरे होने के बाद इन्हें ऑटोमेटिकली ओहदे से हटी जाना था। दैट इज लाइक क्लियरली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनके 10 दिन पूरे हो ही गए, तभी ये नोटिफिकेशन। ये कहना कि अभी खुशी ना बनाएं और मिठाइयां ना खाएं, मतलब व्हाट डज इट मीन कि इज देयर सम काउंटर स्ट्रेटजी? इज एनीथिंग मेकिंग एनी सेंस दीस डेज? अच्छा जी, ज़ीशान बताइए क्या है उनका प्लान? कुछ ऐसा इंदिया दिया गया उनकी तरफ से कि जनाब आज वो अपने काफिले के साथ या लाहौर लश्कर के साथ दोबारा से गवर्नर हाउस फतह करने की कोशिश करेंगे? अब्दुल्ला देखिए, मैं बता रहा था जब आप और हुमा ने कहा आवाज नहीं आ रही, तो जो हुमा ने क्लू दिया है वो भी किसी हद तक ठीक है और आपकी बात में भी वजन है। इस तरह वो आराम से बैठने वाले तो नहीं है, ये तो चीज बज़ाहिर नजर आ रही है। जब उनका ये कह देना कि वो इमरान खान के सिपाही हैं तो यकीनी तौर पर वो फाइट बैक करेंगे। पहले वो आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर इस वक्त गौर कर रहे हैं, और अगर बज़ाहिर इस बात का भी इम्कान है कि अगर आईनी कानूनी ऑप्शंस को भी, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में ब्यूरोक्रेसी ने तस्लीम करने से इनकार किया था, जब उस्मान बुज़दार को बहाल किया गया था तो किसी ब्यूरोक्रेसी ने उस चीज को एंटरटेन नहीं किया, बल्कि सबका फोकस हमजा शहबाज के हल्फ पे था। एन उसी तरह अगर अब जिस तरह नजर आ रहा है वफाकी ब्यूरोक्रेसी का एक मूड के उमर चीमा को हटा दिया गया और अब किसी भी तरीके उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो इस बात का गालिब और कभी इम्कान है कि वो अपने कारकुनान को बुलाएं और उनके साथ फिर वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। अभी इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है क्योंकि इस हवाले से वो इंदिया दे चुके हैं कि जिस रोज इन्होंने मुझे गवर्नर हाउस आने से रोका, हमजा शहबाज के हल्फ वाले रोज, उस रोज भी कारकुनों ने मुझसे राब्ता किया। मैं चाहता तो एक ट्वीट के जरिए या एक मैसेज के जरिए कारकुनों को गवर्नर हाउस के बाहर बुला के तो हमजा शहबाज का हल्फ रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो अब चूंकि लास्ट बॉल है, आखिरी ऑप्शन है, अब भी हालात उसी तरह के हैं, और अगर वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं जिस तरह उन्होंने खुद कहा है कि वो इमरान खान किसको बुला के हम हमजा शहबाज का हल्फ रोक सकते थे? कारकुनों को बुला के? जी बिल्कुल, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया। जिस तरह मुझे उन्होंने उनका ये कहना था कि मुझे घर से नहीं आने दिया, मेरी सिक्योरिटी नहीं भेजी गई, गवर्नर हाउस को पुलिस के जोर पर कैप्चर किया गया, और गवर्नर हाउस चूंकि गवर्नर उसका सरबराह होता है तो उसकी मर्जी के बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर सारे अरेंजमेंट करके इन्होंने हल्फ बर्दारी की। तो इसलिए अगर इन्होंने दोबारा ऐसा कोई इकदाम उठाया तो फिर मैं कारकुनों को बुला सकता हूँ। तो इसलिए अब ये तहरीके इंसाफ। तो चलिए, शुक्रिया ज़ीशान। कारकुनों को जब बुलाते हैं तब देखते हैं क्या होता है, बट ये लिटरली बिला वजह का क्राइसिस है। आई एम सॉरी बट आई वाज जस्ट थिंकिंग, ये सारी बातें हो रही थी कि ये इतनी देर से गवर्नर हाउस में है नहीं कि बिल्कुल ही कहें कि जी अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला। मतलब आप इतने यूज्ड टू वैसे तो क्यों हुए थे इन द फर्स्ट प्लेस? यूज्ड टू कहां, ये तो आपको पता ही है इमरान खान के सिपाही हैं ना। गवर्नरशिप या सदर मुमलिकत का ओहदा, ये इमरान खान के सिपाही जो हैं उनके लिए ये ओहदे या आईने पाकिस्तान, आपको पता है ये चीज़ें मैटर नहीं करती, वो बस सिपाही होते हैं इमरान खान साहब के। सो इन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के सिपाही हैं तो आइन जो भी कहता रहे, दस्तूर जो भी कहता रहे, कवानीन जो भी कहते रहें, ये वही करेंगे जो इमरान खान साहब कहेंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट्स आते हैं और कहीं से भी आए फॉर दैट मैटर कि जी हम उसके सिपाही हैं, ये वो हमारा लीडर, हम सिर्फ उसकी सुनते हैं, तो आपकी फिर लॉयल्टीज़, अगर आप जब इक़्तिदार में आ भी जाते हैं, जिस तरह आप बैठे हुए हैं लेकिन हटने को तैयार नहीं है, तो आपकी लॉयल्टीज़ तो फिर शक में चली जाएंगी ना कि आप क्या उस शख्स की ही सुनेंगे या मुल्क के मफाद के लिए काम करेंगे। आजकल ये बहुत बड़ा सवाल, ये तो सवाल अब आ गया, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ी हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि व्हेन यू कम एंड सिट ऑन दैट सीट और दैट थ्रोन और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, तो आप किसके लिए काम कर रहे होते हैं? क्योंकि मुल्क तो माशाल्लाह इस वक्त, अगर हम सारी कॉन्वर्सेशन हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से ये किया है, गवर्नर निकले नहीं निकले, सिक्योरिटी आई नहीं, आवाम को क्या इससे कोई मतलब
उनके बेचारों की और रौले पड़े हुए हैं, गर्मी, महंगाई, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। और ये म्यूजिकल चेयर्स पता नहीं क्यों खेली जा रही है। ये जो क्राइसिस है ना हुमा और सब लोग, ये तो इट इज सो इन बैड टेस्ट, अनकॉल्ड फॉर, एम्बैरेसिंग, इट्स अननेसेसरी। मतलब आप जाएं आप और फिर ऑफ कोर्स आपको मौका मिलेगा तो वापस आ जाएं, पकड़ के बैठ गए। गैर जरूरी रौला है ये गवर्नरशिप वाला। पंजाब में तो बिल्कुल ही गैर जरूरी है, मतलब टोटली बहुत ही पेटी लगती हैं ये बातें, लिटरली इन अ ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत ही छोटी बातें हैं ये। और ओनली मतलब जो ब्राउनी पॉइंट्स इस वक्त गवर्नर उमर सरफराज को मिल रहे होंगे वो खान साहब से ही मिल रहे होंगे, अदरवाइज मतलब कोई इनको नहीं कह रहा कि ये चीज़ होती है। अच्छा जी, कल भी आपको बताई है इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क्या उनकी अपनी कोalition पार्टनर से मुशावरत हुई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के हवाले से कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। और यही वो अनक्लैरिटी है और यही वो रोज़ाना का अरबों का नुकसान है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मौशी सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। स्टॉक मार्केट में लिटरली ब्लडबाथ हुआ, फिर डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, रुपए की कदर गिरती जा रही है। सो फॉर हाउ लॉन्ग, सवाल तो यही है कि कब तक ये चलेगा। आपको ये भी बता दें कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म करने के हामी हैं, लेकिन हुकूमत सियासी बुनियादों पर अब तक कोई फैसला नहीं कर पा रही और सवाल तो यही है कि क्यों नहीं कर पा रही। सुन ले ज़रा मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा। 30 रुपए तक लेवी लेकर जाएंगे, 17% सेल टैक्स लगाएंगे और फिर जाने से पहले आपने 50 रुपए सब्सिडी दे दी डीजल के ऊपर और अब हमको आप भाषण दे रहे हैं कि इस तरह करें और इस तरह करें। They've talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. Yes, there should be some targeted subsidy to the very poor. भाई कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब ओवरऑल 50 रुपये फी लीटर अगर सब्सिडी मिल रही है तो वो प्राडो वाले को भी मिल रही है और वो मोटरसाइकिल वाले को भी मिल रही है, तो ये क्या तुक है इस बात का। अच्छा जी, और भी बहुत कुछ हो सकता है, इसकी कोई पॉलिसी मतलब अब तक बना लेनी चाहिए थी। ड्राइवर्स लाइसेंस प्रॉब्ली जिन लोगों के पास मोटर बाइक के ड्राइवर्स लाइसेंस हैं, उनको सब्सिडी मिल सके या ना मिल सके, कुछ भी हो सकता है इस सिलसिले में। साथ साथ ये भी बता दें कि नून लीग के जो इकोनॉमिक मास्टरमाइंड है इसहाक डार, इसके बिल्कुल बरक्स हैं। जो मिफ्ता साहब ने भी कहा था उनकी राय से बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं और उनके मुताबिक पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी फौरी अवाम पर मुंतकिल नहीं होनी चाहिए और साथ ही डॉलर के बढ़ते रेट पर भी उनका अपना एक मौक़िफ़ है जो कि सुनाते हैं। मेरी जाती राय ये है कि आप आवाम के ऊपर 70 रुपए का डीजल और 30 रुपए का करीबन 29 रुपए का पेट्रोल का एकदम नया बॉम्ब नहीं गिरा सकते। नंबर एक, क्योंकि ये आवाम की वजह से ये यहाँ नहीं पहुंचा। आपने अगर अपनी करेंसी का बेड़ा गर्क ना किया होता तो आज ये इतनी इजाफे की जरूरत ही ना पड़ती। जो मेरी प्रपोजल है कि हम 5600 अरब का अगर ये हुकूमत खजाना करके जा रही है तो हमें ये सूमों को और ये वफाक को ये मिलके ये बोझ पूरे का पूरा अवाम पे नहीं शिफ्ट करना चाहिए, ये ग्रेजुअल करना चाहिए, पॉलिसीज ठीक करनी चाहिए। मेरे नजदीक तो नया प्रोग्राम करना चाहिए। ये प्रोग्राम वाज ओनरस, दिस प्रोग्राम वाज वेरी बैडली नेगोशिएटेड। इस पे भाई हमें हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए। इसहाक डार साहब की पॉलिसीज से वैसे बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं करते हैं और इनकी अपनी राय है और माजी में इनकी पॉलिसीज़ के बहुत फ्रूटफुल नताइज नहीं भी मिले हैं और पर्टिकुलरली वो जो डॉलर और रुपए की कदर को आर्टिफिशियली कंट्रोल वाले करने वाले मामलात हैं ना, उससे तो सर्टनली लॉन्ग टर्म नुकसानात ही होते हैं। वैसे आज ज़रा मुस्बत आगाज़ हुआ है स्टॉक मार्केट का, हम ज़रा ऐसी भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। इसहाक डार साहब के प्लान्स वो तो थैंकफुली वैसे अभी नहीं चला रहे मामलात और मिफ्ता ही देख रहे हैं, लेकिन मिफ्ता साहब के अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं सामने आई है। शहबाज, कब तक ये मामला इसी तरह चलेगा? हम कब तक बीच में लटकते रहेंगे और बीच में लटकने की वजह से, कोई भी क्लैरिटी ना होने की वजह से मईशत को तो हर रोज़ नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्लैरिटी लाने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है हुकूमत के पास, और ऐसा नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल को क्लैरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को क्लैरिटी नहीं है। इन दोनों हजरात को ये पता है कि अगर पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम बहाल करना है और IMF के प्रोग्राम की बहाली के अलावा इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई दूसरी ऑप्शन बची नहीं है,
सऊदी अरब से हमें कोई मेजर रिलीफ नहीं मिली, चीन से हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिली, मुत्तहिदा अरब अमारात से अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिली। तो IMF का रास्ता ही है, फिर जब IMF के रास्ते पे हम जाएंगे तो बाकी जो तीनों हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है वहाँ से शायद हमें कुछ रिलीफ मिल जाए, तो वो फैसला आपने अभी करना है। अब मसला सिर्फ ये है कि जो PMLN है इसके अपने अंदर जिस तरह भी आपने जिक्र फरमाया एक डिवीजन नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब फैसला करना चाह रहे हैं लेकिन उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है कुछ जो सीनियर कैबिनेट मेंबरान का, वो इंटरनली उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। हो सकता था कि यकम मई को ही आपकी प्राइसेस जो थी फ्यूल की कुछ बढ़ जाती, लेकिन एक दो फेडरल मिनिस्टर्स और एक वुमेन मिनिस्टर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि नहीं ये मुनासिब वक्त नहीं है, अभी ये मत करें। अब जब PMLN की हुकूमत इक़्तिदार में आ गई तो इनकी क्लैरिटी तो थी, तो ये लोग वाशिंगटन गए और वहाँ जाके IMF से ये कमिटमेंट दे के मिफ्ता इस्माइल की पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी फौरी विड्रॉ करेंगे और डीजल के ऊपर हम 2 फेजेस में इसको विड्रॉ करेंगे। उस वक्त सब्सिडी कम थी, 20 रुपए पेट्रोल के ऊपर थी और 50 रुपए डीजल के ऊपर थी। आज 29 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर है और 73 रुपए फी लीटर। तो मुनासिब वक्त तो वो नहीं आएगा और हर रोज ये खसारा कौमी खजाने को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब का अगर इन्हें डर है अपेरेंटली जो सियासी नैरेटिव वो बना रहे हैं तो वो तो रुकेंगे नहीं और ये क्या इसी इंतजार में बैठे रहेंगे कि इमरान खान साहब जरा सुकून करें तो ये कीमतें बढ़ा दें। देखिए अब्दुल्ला, ये तो शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में आने से पहले सोचना चाहिए था ना कि वो किस किस्म की इकोनॉमी जो है वो इनहेरेंट करे। ये कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जो कि इनको एक सरप्राइज मिला है। हम सब ये चीजें रिपोर्ट कर रहे थे। ये हो सकता है कि मैंने रिपोर्ट किया था कि शायद 4600 बिलियन का बजट डेफिसिट होगा जो रिवाइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अपने एस्टिमेट्स हैं। अब नंबर आ रहा है वो 4800 से लेकर 5600 बिलियन का आ रहा है और मेजर उसमें जो इम्पैक्ट है वो फ्यूल सब्सिडीज का है। तो ये तो इनको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अब इशू ये है कि 15 मई इज द क्रिटिकल डेट। 15 मई को हुकूमत फ्यूल सब्सिडीज विड्रॉ नहीं करती, टैक्स एमनेस्टी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी हुई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब ने वो वापस नहीं लेती, तो 18 मई को जो मुज़ाकरात पाकिस्तान की IMF के साथ मुतवक्के हैं दोहा में वो नहीं होंगे। तो हमारे पास वक्त नहीं है। कल जैसा भी आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि इत्तेहादी जमातों के साथ भी इनकी एक मीटिंग हुई और वहां पे भी गालबन कोई फैसला नहीं हुआ, बट एटलीस्ट इन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में तो लेना शुरू किया ना, बिगिनिंग तो की। तो अब इनके पास रह गया सिर्फ एक हफ्ता। इस हफ्ते में हफ्ता भी नहीं है, इनके पास 4 दिन है। इन्होंने ये डिसाइड करना है कि इन्होंने किस रास्ते पे चलना है। अगर मार्केट को ये क्लैरिटी नहीं देते तो थिंग्स विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द थिंग्स अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती है, क्योंकि मार्केट जो है वो आपकी जो बेयकीनी कैफियत का इंतजार नहीं करती, वो रिएक्ट कर देती है। अच्छा, मार्केट की बात हो रही है जी शहबाज, कल स्टॉक मार्केट में हमने एक ब्लड बाथ देखा है, तो ये क्या ग्लोबल फिनोमेना है या फिर ये स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान जो हमने विटनेस किया है? देखिए ग्लोबल फिनोमेना तो बिल्कुल एक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है हम उससे कोई अलहदा नहीं है। वो जो आपका इन्वेस्टर होता है उस चीज़ को कैश करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जो बड़ी चीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई कि लोगों को ये पता चल गया, मार्केट्स को पता चल गया। मैंने भी अपने जो वीकेंड पे प्रोग्राम था उसमें जिक्र किया, फिर कल स्टोरी की कि सऊदी अरब से और UAE से और चीन से हमें कुछ नहीं मिल रहा, जबकि आपको पता है कि हमारे जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है इसमें $10.5 अरब भी नहीं है। इस $10.5 अरब में से $10 अरब हमारा है ही नहीं, ये 3 दोस्त ममालिक का है। तो हम किस चीज के ऊपर खड़े हुए हैं? ये मार्केट्स इन चीजों को उसकी नजर होती है। पहले हुकूमत ने होप दी थी कि सऊदी अरब से कुछ हमें मिल जाएगा या मिल गया है, वो चीज नहीं हुई तो मार्केट्स ने उसको रिएक्ट किया है। अभी भी ये सारी जो चीज है ये उसी वक्त ही क्लियर होगी जब हुकूमत अपने क्लियर पॉलिसी स्टांस लेगी। इस वक्त जो हुकूमत को चाहिए ये कि इनकी जो भी इकोनॉमिक टीम के सरबराह या जिसको भी बनाते हैं, अभी तो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल पर ये ट्रस्ट करें, इसहाक डार साहब से बिल्कुल एडवाइस लें, वो सीनियर है, लेकिन पब्लिकली ऐसी कोई चीज नहीं जानी चाहिए। मेरे और आपके तो बेनिफिट में है, हम तो खबरें करेंगे जी इनके अंदर लड़ाइयां पड़ गई हैं, लेकिन उसका नुकसान इस वक्त जो मुल्क को हो रहा है, जो भी चीज आप जैसे शहजाद इकबाल साहब के शो के ऊपर इसहाक डार साहब का जो मौकिफ था जिसका भी आपने जिक्र भी फरमाया, उससे मार्केट्स को भी नेगेटिव सिग्नल गया है, उससे IMF को भी नेगेटिव सिग्नल गया कि एक साइड पे तो पाकिस्तान के नए वजीर खजाना वाशिंगटन में आके हमसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो नहीं करेंगे जो पिछली हुकूमत ने किया था। पाकिस्तान और IMF का मतलब अगर एक बंदा हैंडल कर रहा है तो वो ही करता रहे ना। इसहाक डार साहब लंदन से बैठ के क्यों लुकमे दे रहे हैं बीच में? आइडियली तो नहीं देना चाहिए उन्हें ये सारा कुछ। आइडियली देखिए उनकी जो डार साहब की जो एक्सपर्टीज है उससे आप डिनाई तो नहीं कर सकते। अगर उनको कोई मशवरे देने हैं और देने चाहिए वो उनको प्राइवेटली देने चाहिए, जो टीवी पे आके इंटरव्यूज में नहीं देने चाहिए।
उनका जो IMF का जो प्रोग्राम है इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल एक्सटेंशन की बात करके आए वहां से वॉशिंगटन में जी कि इसको सितंबर से बढ़ाकर इसको जून 2023 तक कर दें, और डार साहब कह रहे हैं कि इसको खत्म कर दें। अब सूरत हाल इस वक्त ये है अब्दुल्ला के पाकिस्तान की हुकूमत के पास टाइम नहीं है, हमें ये नहीं पता कि ये हुकूमत 6 माह चलेगी, 8 माह चलेगी, साल चलेगी। तो IMF आपसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट 3 साल के लिए कैसे कर दे? पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्चुअली आपने बात बिल्कुल सही की है शहबाज राना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो ये चीज़ें देखने में आती हैं, और ख़ासतौर पे आपने ये बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट आउट बात की कि साख्तार उधर से बैठ के डायरेक्शंस दे रहे हैं और जिन्होंने करना है वो इधर बैठे हुए हैं, कुछ टेलीविजन पे बैठ के ना करें, ये मशवरे ना दें, कंफ्यूजन का तासुर फिर वो नजर आता है। जो प्राइवेटली बात करनी है कर लें, वैसे कोई फैसला लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को कौम से खिताब, आपको पता ही है हमारे पिछले वज़ीर आज़म हर रोज़ ही ऑलमोस्ट कौम से खिताब करते थे आखिरी दिनों में, तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी उसी तरह PTV पे कौम से खिताब करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पेट्रोलियम प्राइसेस का जो मामला है वो कितना संगीन है और मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे, और कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि गरीब आदमी तक ये सब्सिडी पहुँचे, उस तक रहे जो इंतहाई गरीब तबका है और जो थोड़ा भी अफोर्ड कर सकते हैं, सब मिल के बर्दाश्त करें इसको। I like it. I loved the film. I don't know what's wrong. Absolutely loved the film. I will watch it. It was a very emotional film. आपने इमोशन महसूस ही नहीं किए उसके। मुझे इमोशंस इस सेटिंग में उसके इमोशंस इस तरह प्रोजेक्ट करना, एंड it was actually a love story, I think. अवतार की मुझे प्रॉब्लम ये थी जो ज़्यादातर ऐसी मूवीज़ की होती है कि आपको पता है कि किसी और मुल्क में या किसी और जगह पे जाके अमेरिका ही प्रॉब्लम करता है, फिर वो ही सेवियर बन के आता है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना मूवीज़ का, हॉलीवुड की मूवीज़ का, कि पहले खुद रौला मचाते हैं, फिर खुद सेवियर बन के जाते हैं और फिर उनकी एक वो बड़ी जय होती है। आई डोंट लाइक दीज आइडियाज। अमेरिका ने तो मुबैना तौर पर एक और रौला भी डाला हुआ है। खैर हमने तो मूवी में भी ये बात कर ली। अच्छा आप ब्रेक से पहले वो सजेशन कर रहे थे ना कि वज़ीर आज़म को कौम से खिताब करना चाहिए, नॉल जाए, चलो वो तो नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान साहब बहुत बिजी हैं और वो रोज़ ही एक ना कोई खिताब होता है। परसों एबटाबाद में थे, कल अपने वर्कर से, फिर अगले दिन उसकी वजाहत होती है और उससे एक दिन पहले खिताब होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन अगले दिन आती है कि मैं जो ये कह रहा था वो ये नहीं था, वो ये था दरअसल। आज जो हम दिखा रहे हैं जेलम में होगा खिताब, एक और बड़ी तैयारियां हैं जी जेलम की, हमने सोचा हम आपके साथ शेयर करें। फवाद चौधरी साहब तो मतलब एवरीबडी इज वेरी गियर्ड अप। और वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी ने खूब कहा था कि वो 10-15 साल पुरानी जो इनकी खिताब थे और जो बातें थी वो लिटरली एक लूप पे रिपीट हो रही हैं, लेकिन फिर आपकी बात भी सही है कि एक्सप्लेनेशंस भी बहुत देनी पड़ती हैं। सो एनीवे दीज आर द तैयारियां फॉर जेलम। आज होगा ये जलसा, जेलम में जलसा होगा। लेट्स सी कि क्या बात करते हैं, कोई नई बात आती है सामने या नहीं। और मेरा ख्याल है वो मीर जाफर मीर सादिक वाले मामले को ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे आज। अच्छा, और फिर इन्होंने कहा था शहबाज को जवाब भी देना है, तो वो भी आज शायद हो जाए, तो लेट्स सी क्या। अब वैसे हर जलसे में कोई ना कोई टॉकिंग पॉइंट ज़रूर ही निकल आता है। उसके अलावा जी इस घंटे में हमारे शो में वी हैव एन अमेजिंग सिंगर, और उनकी आवाज़ का टेक्सचर इतना डिफरेंट है। वी हैव अ लॉट ऑफ सिंगर्स एंड आर्टिस्ट ऑन द शो, लेकिन दिस वन इज़ डेफिनेटली डिफरेंट, जरा हट के आवाज़ है। आपने इनके गाने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन शायद आपसे इतनी जान पहचान नहीं है इनकी, तो हम जान पहचान करा देंगे ना। हम यहाँ आपसे इनकी जान पहचान कराएंगे, इनके बारे में आपको बताएंगे। सही कहा था ना हमने, आवाज़ का टेक्सचर इज़ सो डिफरेंट। सो वी आर रियली लुकिंग फॉर, शी हैज़ जॉइंड अस एक्चुअली, लेकिन पहले कुछ खबरें करेंगे और फिर हम महक अली से बातें करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपने टॉप स्टोरी में कहा सिंध में ट्रांसपोर्ट, तो ये टर्म जो है ना ये ऑब्सोलीट है। सिंध में नो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमेशा हम बात करते हैं। कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला जो है हल होना मुश्किल ही नहीं, अब मुझे लग रहा है शायद नामुमकिन है। सॉरी, पता नहीं हो इन अनदर लाइफ टाइम में भी ये शायद मसला हल हो सके, और लिटरली शर्म भी नहीं आती या कोशिश, पता है कोशिश तो करें यार। और ये जो हम थोड़ा सा हंस रहे हैं ना, ये हम बड़ी तकलीफ में है, तो अब रो तो सकते नहीं है बैठ के, तो थोड़ी सी हंसी निकल जाती है कि ये वादे, मतलब ये क्या होगा जी। 15 साल से आपको थोड़ी सी बैकड्रॉप में लेके जाते हैं कि 15 साल हो गए और 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो राज कर रही है, और मुल्क के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसका नतीजा ये निकला कि बेहतरीन ट्रांसपोर्ट रखने वाला शहर ट्रांसपोर्ट के
मामले में बदतरीन हो गया और आज हाल ये है कि शहर में आवाम का सफ़र करना एक इम्तिहान है और इम्तिहान से कम नहीं है। और पता है क्या, सफ़र अंग्रेजी का सफ़र बहुत हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब भी इज सॉर्ट ऑफ अ परमानेंट फीचर इन आवर शो एंड अदर पीपल एज वेल, और बड़ी रीजनेबल बात करते हैं, बट इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। 15 साल बहुत होते हैं किसी शहर को एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देने के लिए। आप इसमें MQM को डाल दें, इसमें XYZ किसी भी फैक्टर को डाल दें, इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती और देनी भी नहीं चाहिए। इट मेक्स यू लुक बैड। सो अपनी गलती तस्लीम करें और अब भी अगर कुछ कोशिश कर सकते हैं। वैसे वो चंद दिन पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने वो बसें दिल खुश हो रहा था, वो बसें हवा में मौला आ रही हैं, चाइना से पहुंच जाए अल्लाह करे, और वो खड़ी रहकर जंग आलूद ना हो जाए। अच्छा जी, खुदा करके आपको ये भी याद दिला दें कि वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन जो थी प्रोजेक्ट वो दिया था 2016 में शुरू होने वाला 16 किलोमीटर तवील मंसूबा 2021 में चल पड़ा, लेकिन ठीक उसी प्रोजेक्ट के साथ 2016 में ही सिंध हुकूमत ने सिर्फ 4.5 किलोमीटर तवील एक ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। याद होगा आप लोगों ने जिक्र हमने किया कभी कभार, और शहरियों की बदकिस्मती कहें या सिंध हुकूमत की नाअहली कि ये प्रोजेक्ट अब तक ऑपरेशनल नहीं हो सका। इस पर मतलब कुछ हो सका है या नहीं, ये भी एक डाउटफुल ही बात है वैसे। अच्छा जी, शर्जील मेमन साहब ने 30 मई तक की नई डेडलाइन दी है। क्या तारीख है आज? 30 मई इस 20 डेज बाद। आज ये डेडलाइन ये बहुत ही, और यकीन दिलाया है कि 120 बसें आ रही हैं, लेकिन ऐसी टाइम लाइनें बहुत दी गई हैं। 2017 से अब तक कई बार दावे किए गए हैं बस कुछ दिनों में बसें सड़कों पर नजर आएंगी, यकीन दहानियाँ कराई गई कि बस खेप आ रही है। अब ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, हरी, नीली, दुनिया के सारे रंग ख़त्म हो गए, वो बसें ना आके दी। इसी पे बात कर लेते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं ये, और लेट्स सी के व्हाट ही हैज़ इन पॉकेट एंड क्या प्लान है इनके। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब, आपने वक्त दिया। जी मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और वैसे तो बहुत सी बातें हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ सियासी और हुकूमती लोगों को हम उनकी पुरानी बातें जो हैं वो याद दिलाते रहते हैं और बयान दिखाते रहते हैं कि क्या क्या कहा जाता था, क्या क्या वादे किए थे जो कि पूरे नहीं किए, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत में 15 साल, अभी हम पूरा डिस्कशन हमने की है, कराची की ट्रांसपोर्ट का मामला जो है वो अभी तक लगता है हल नहीं किया या तवज्जो नहीं है। तो क्या आज भी आप यही कहेंगे कि जी ये होने वाला है, एक डेडलाइन भी आपने दे दी है? इस बारे में पहले तो बैकड्रॉप में आप जाके बताएं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि वाकई ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मसला रहा है जिस पे थोड़ी सी या काफ़ी डिले रही है, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है, लेकिन प्रायोरिटी गवर्नमेंट की यही है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सख्ती से इस चीज़ का नोटिस भी लिया और उनकी बहुत सख्त हिदायत हैं। और मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के मामले पे इस वक्त 0% टॉलरेंस पे पूरी पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उनकी भी बहुत सख्ती से हिदायत है कि जिसको जो कमिटमेंट्स आवाम से की गई उसको पूरा किया जाए। और इसीलिए आपको नज़र आता होगा कि अब एवरी डेली बेसिस पे जो है वो उस पर हम ना सिर्फ मीटिंग्स कर रहे हैं, विजिट्स भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर हुई है, लेकिन इस बार आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये आवाम से वादा है। और ये बयान या उसके हद तक नहीं, ये अमल में भी इंशाल्लाह ताला आवाम देखेगी कि उनके नुमाइंदे उनके लिए। अच्छा सर, बिल्कुल हम आपको रिस्पेक्टफुली बता दें कि आपका ये वादा भी हमारे पास एक लिस्ट है वादों की, तो उसमें एक एडिशन। अच्छा, एक इजाफा अब हो गया है वादे में। मेमन साहब, अब देर आए दुरुस्त आए, अब होपफुली अब दुरुस्त आ ही जाएं इस मरतबा। वो 150 बसों का जिक्र कर लेते हैं, वो आ रही हैं, तो वो कब तक आ जाएंगी सर? और वो आने के बाद सड़कों पे कब तक आ जाएंगी? क्योंकि चीज़ें बाज़ औक़ात आ भी जाती हैं, फिर वो पड़ी रहती हैं गैराजों में। 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी आवाम के दरमियान होंगे। एक है इंट्रा बस सर्विस, जिसे पीपल बस सर्विस कहते हैं। उसमें जो पहली लॉट आ रही है वो 49 बसेस की है, जो कि हमें बताया गया कि 15 को कराची पोर्ट पे लैंड करेगी। फिर उसके एक हफ़्ते के बाद जो है कोई 70+ बसेस हैं
तो ये मिला के 120 बसेज़ हैं जो कि मई के विदिन मई जो है वो पोर्ट पे होंगी। एक और लॉट है 120 बसेस की, जिसके लिए मुझे उन्होंने मीटिंग में ये ब्रीफिंग दी कि वो 20 जून से पहले कराची में लैंड कर जाएंगी। तो टोटल 240 बसेस जो है वो कराची के लिए इस वक्त आ रही हैं, और ये मैंने बताया आधी लॉट मई में, आधी लॉट जून में आएगी, और 10 बसेस लाड़काना के लिए आ रही हैं, तो वो भी इसी टाइम में पहुंच जाएंगी। इसके बाद जो हमारा ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट है उसमें 11th की कमिटमेंट की उन्होंने, 20 बसेज हैं ऑरेंज लाइन के लिए, तो वो भी इसी मई में कराची पहुंच जाएंगे। उसको भी मैं कहा जल्दी इसकी ड्यूटी क्लियर करवा के उनको हम ले आएँ, लेकिन उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम रहता है ऑरेंज लाइन में, तो उसके लिए मैंने उनको डेडलाइन दी है कि जी 30 मई तक आप अपना जो भी सिविल वर्क को कंप्लीट कर लें। कुछ कंपोनेंट्स उसके रहते हैं। अच्छा, बहुत बसों का जिक्र हो गया। पहले आपने कहा 120 आ जाएंगी एंड ऑफ दिस मंथ तक, फिर आपने लिख ली है ना सारी, तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये तो बसें, मतलब बारिश होने लगी है बसों की हमारे पास। तो आप एडीबी वालों के साथ आपकी मुलाकात हो गई, नए वादे हो गए, नया ऐलान हो गया कि 1 माह के अंदर अंदर ये ऑरेंज लाइन वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो अगर ऐसा ना हुआ तो क्या कोई नाअहली की जिम्मेदारी कबूल करेगा या आप करेंगे सर? पहले की तरह नहीं? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला अब जो कमिटमेंट होगी वो पूरी होगी। एडीपी की जो मुलाकात हुई थी उसमें ऑरेंज लाइन का मसला नहीं था, वो तो सिर्फ डिस्कशन में एक चीज़ आई थी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है रेड लाइन। रेड लाइन का ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ पहली बस सर्विस है जो कि बायो गैस पे चलेगी। ये ना डीजल पर हैं ना इलेक्ट्रिक पे हैं, ये बायो गैस जो होती है वहाँ उस पर ही बस सर्विस चलेगी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक खुद उसको मॉनिटर भी कर रही है, उनकी अपनी भी कंसल्टेंट्स भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो रेड लाइन के लिए अभी काम स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने टारगेट उसका रखा हुआ है 2 ईयर्स का। उम्मीद है कि उससे पहले कोशिश करें हम। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब। मतलब हम तभी बात करेंगे अब जब एक्चुअली बसें आ जाएंगी। क्यों आपकी बात से मुझे लग रहा है कि जैसे देयर इज सो लैक ऑफ फेथ इन इट कि नहीं होना तो चले, लेट्स होप फॉर इट ना, लेट्स होप फॉर इट। अब एक दफा और कह रहे हैं तो एक दफा और मान लेते हैं। देखिए एक सेकंड, हम अच्छे लोग हैं। अगर तो इफ यू आर न्यू टू आवर शो व्हेन यू आर वाचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको ये लगेगा कि हम तो मजाक उड़ा रहे हैं और ये तो हम 6 साल से इधर बैठे हैं। ऐसे वादे तो हमारे साथ कितने किए गए हैं, और ऑफ कोर्स एक पॉलिसी स्टेटमेंट के तहत पे वी हैव बीन वाचिंग, कुछ नहीं हुआ। तो बताइए कि सियासी मैदान में आज जहलम में मैदान सजाएंगे इमरान खान साहब, वहाँ पे तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने जो लास्ट जलसा किया उसमें वैसे तो बहुत सी बातें करते हैं, और एक बात पे तो ISPR अपेरेंटली उसके अगले दिन आज बयान भी आया था। वो उसके बाद कह रहे थे जी मैं तो ये 2 भाइयों को कहना था, मीर सादिक मीर जाफिर, हालांकि उनमें से तो कोई भी सिपा सालार नहीं है, ना रहा है कभी। और उन्होंने एक और बात की थी जो बड़े लोगों को बहुत ही मायूब गुजरी, कि आप कैसे अपने तय ये फैसला कर सकते हैं कि वैसे तो ये फैसला कर चुके हैं वो कि वो हक हैं और बाकी लोग बातिल हैं, लेकिन उन्होंने अब ये फैसला भी कर लिया है कि अगर आपने उनका साथ नहीं दिया तो अल्लाह मियाँ आपसे पूछेगा। मतलब ये वो तय कर चुके हैं कि अल्लाह मियाँ मेरा साथ ना देने पे लोगों से सवाल करेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। यकीन आ रहा तो सुन लें। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूँ ना मैं तीतर हूँ ना मैं बटेर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैं बार बार कहता हूँ न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूँ, आपको उसने ये इजाजत नहीं दी। So basically, so when we go die or whatever, अल्लाह मियाँ ने पहली बात जो करनी है ना अब्दुल्ला वो आपसे, वो ये कि तुमने इंपोर्टेड हुकूमत के
खिलाफ आवाज़ उठाए, मतलब वो ये क्या, इतनी टेंशन हैं ज़िंदगी में, इतनी और प्रॉब्लम्स हैं, इतनी और चीज़ें जिससे हमारा अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट रब्ता होता है और हर के इंसान की अपनी अपनी बातें चल रही हैं, लेकिन खान साहब बीच में who in the right frame of mind would say this in a मजमा कि अल्लाह आपसे पूछेगा रोज़े क़यामत वाले दिन, आखिरत की बात हो रही है, बाकायदा वो एक सिनेरियो बना रहे हैं कि तुमने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ क्या किया। मतलब ये सोच में होगा हमारी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ ये हमारे उसमें होनी चाहिए कि अल्लाह मियां हमसे सवाल करने। और खान साहब दिस इज नॉट, और मेरी बात सुने, किसी भी मतलब तकवा, अगर इंसान परहेजगार और मुत्तकी भी हो ना तो इंसान को हर वक्त ये डर रहता है। और वैसे भी आपको पता है ना, अगर मुत्तकी को ये ज़ोम हो कि वो बहुत मुत्तकी है तो उसकी नेकियां किसी काम की नहीं है। जब इंसान मुत्तकी होता है और परहेजगार होता है तो हमेशा उसके दिल में एक डर रहना चाहिए जो उसे हम्बल रहता है कि पता नहीं मेरी ये इबादत कबूल हो भी रही हैं। मतलब एक ऐसा शख्स जो गुनाहों में डूबा हुआ है वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब और अल्लाह ताला उससे ज़्यादा मोहब्बत तो नहीं करता, मगर उस दूसरी तरफ ये वाला कॉन्फिडेंस देखें कि मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे ये यकीन है कि जो मेरा साथ नहीं देगा अल्लाह आखिरत के दिन उससे सवाल करेगा। मैं तो अल्लाह उधर भी तो सवाल कर सकता है ना, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन सीरियसली। ये वैसे बहुत ही गलत कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हैं, ये बातें गलत हैं, ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये बातें सही नहीं है, इररिस्पांसिबल भी है। आप जरा लोग देखें, एक और बात भी उन्होंने की है जो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में की है। मतलब भाई माह मुबारक है, रमजान में आपको पता है उम्रे का सवाब हज के बराबर होता है, मगर उनको अपने आगे कुछ नजर नहीं आता, वो कह रहे हैं उम्रे भी ना करें आप जाके। हाँ, ये मुझे अजीब बात लगी थी, सुन ले जरा, शायद आपको कुछ और समझ आए। जो गया मक्का मदीना, जो गया, जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का, नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क्या आया। शेर यार ये टाइम था, यहाँ मुझे नहीं शौक उम्रे जाने का, बाहर मैं क्यों यहाँ उस दिन का बैठा हुआ। ये टाइम है जितना एक एक आपका घंटा इंपॉर्टेंट है। डिसाइड कि उम्रे का क्या टाइम होना चाहिए, खासतौर पे क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी कर चुके हैं उम्रे, मतलब आप डिसाइड करेंगे तो ये बड़ी अजीब बात है। और खासतौर पे रमज़ान में उम्रे में एवरीबडी इट्स अ ड्रीम फॉर पीपल। वो मेरी बात सुने, जब उन्हें ये यकीन है कि आखिरत के दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ साजिश के बारे में के खिलाफ कोशिश के बारे में अल्लाह में पूछेगा, तो उन्हें ये भी यकीन है कि उनका साथ देना इस वक्त उम्रे से ज़्यादा मुकद्दम है रमज़ान के। अजीब बातें हैं। ओके जी।